पढ़ेंगे बीकॉम में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में एक चैप्टर है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसका हम लोग रिवीजन करेंगे पटाख से, मतलब 10 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे उसके इंट्रोडक्शंस। बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बैकग्राउंड बताऊंगा थोड़ा सा। बेसिकली हम लोग जब देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो इसमें हमें क्या दिखता है कि आप इसको दो तरीके से समझते हो बेसिक को, क्या कि इसमें ना ये कब का लॉ है, 1872 का लॉ है। कब का ये लॉ है, 1872 का। ये इनेक्टमेंट कब आया था, 25 अप्रैल 1872 को। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब का है, ये 1872 का एक लॉ है। इसका एप्लीकेबिलिटी कब आई थी, 25 अप्रैल 1872 को। बेसिकली उस साल का ये कौन सा इनेक्टमेंट है, 9th इनेक्टमेंट है। मतलब इसका मतलब क्या होता है भैया, 9th इनेक्टमेंट ऑफ दैट ईयर। मतलब 1872 का ये कौन सा नंबर का इनेक्टमेंट था, 9th इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब होता है लॉ। मतलब उस साल का ये 9वां कानून था। कौन सा कानून था, 9वां कानून था ये हमारा, मतलब 9th नंबर का कानून था। तो इंडियन मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बैकग्राउंड बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब का लॉ है, 1872 का लॉ है। कब आया ये, 1872 में। इसका इनेक्टमेंट कब आया, मतलब उस साल का कौन सा इनेक्टमेंट था, 9th इनेक्टमेंट था। एप्लीकेबल कब से हुआ, 25 अप्रैल 1872 से, मतलब 25 अप्रैल 1872 से। उसके बाद इसमें टोटल सेक्शंस हमको कितने पढ़ने हैं, अब अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल सेक्शंस आपको पढ़ने हैं 1 से लेके 266 तक। कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, लेके आपको 1 से लेके 266 तक टोटल हमको सेक्शंस पढ़ने हैं। जिसमें ये पार्ट क्या है, पहला पार्ट जो है आपको सेक्शन 1 से लेके 75 तक। दूसरा पार्ट क्या है, सेक्शन 76 से लेके 123 तक। फिर तीसरा पार्ट क्या है, सेक्शन 124 से लेके 238 तक। फिर कौन सा पार्ट है, सेक्शन 239 से लेके 266 तक। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्ट कैसे है हमारा, 4 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, पहला सेक्शन 1 से लेके 75 तक, दूसरा सेक्शन 76 से लेके 123 तक, तीसरा क्या है सेक्शन 124 से लेके 238 तक, फिर नेक्स्ट क्या है सेक्शन 239 से लेके 266 तक। मतलब सेक्शन 1 से 75 जो है वो बात किसका करता है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। किसका बात करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक है जो किसका बात करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बात करता है। और सेक्शन 124 से लेके 238 जो है ये किसका बात करता है, स्पेशल एक्ट का बात करेगा। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब पढ़ेंगे, बेलमेंट, प्लेज एटसेट्रा। और ये जो है सेक्शन 239 से लेके 266 तक ये बात करता है पार्टनरशिप का। तो बेसिक सा मैंने आपको क्या बैकग्राउंड बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब का कानून है, ये 1872 का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, उस साल का ये 9th इनेक्टमेंट है। मतलब क्या कहना चाह रहे भैया, उस साल का ये कौन सा कानून है, 9वां कानून है। मतलब 9th इनेक्टमेंट है। कब से एप्लीकेबल हुआ, 25 अप्रैल 1872 से। फिर मैंने क्या बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, 1 से लेके 266 तक, जिसको मैंने 4 भाग में डिवाइड करवाया। क्या क्या, पहला मैंने बताया आपको सेक्शन 1 से लेके 75 तक, दूसरा मैंने बताया आपको 76 से लेके 123 तक, तीसरा मैंने आपको बताया सेक्शन 124 से लेके 238 तक, चौथा मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 239 से लेके 266 तक। पहला मैंने क्या बताया आपको, जो है ये 175 तक बात करता है किसका, 1 से 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और 76 से 123 जो बात करता है किसका बात करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। और 124 से लेके 280 तक जो है वो किसका बात करता है, स्पेशल एक्ट का। और 239 से लेके जो है 266 तक बात करता है किसका, पार्टनरशिप का। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, वो हमारा कौन सा टॉपिक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके कुछ हम इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में पहले पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये जो है पार्ट अर्लियर किसके पार्ट थे, ये पार्ट थे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हुआ करते थे। मतलब 1930 से पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहां पढ़ाया जाता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ ही पढ़ाया जाता था। इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या बताया कि ये जो पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था पहले, लेकिन 1930 में क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो मैं आपको क्या बताता हूं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, आपको सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि देखो ये अर्लियर किसका पार्ट हुआ करता था, प्राइमरली ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही
पार्ट हुआ करता था। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले हम कहां पे पढ़ते थे, अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पढ़ते थे। दूसरा, ये इनेक्टमेंट जो है ये कब का है, इनेक्टमेंट ऑन 15 मार्च 1930 का। फिर ये एप्लीकेबल कब हो गया, एग्जिस्टेंस में कब आया, 1 जुलाई 1930 को। मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भैया, सिंपल सा चीज है, इंट्रोडक्शंस में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो था प्राइमरली पार्ट हुआ करता था किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। फिर इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनका क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। फिर आजकल डाइवोर्स होता है, फिर हम लोग क्या स्टेटस लगाते हैं, गेटिंग मैरिज, तो वो कब से हो गया, 1 अप्रैल 1 जुलाई 1930 से बेचारे अपने एग्जिस्टेंस में आ गया। कौन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब दूसरा चीज क्या है, जब भी हम देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये किसका बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। किस चीज से रिलेटेड बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है क्या, कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस चीज से रिलेटेड बात करता है, क्या, ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। मतलब जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होगा, जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होगा, उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या, कि आप जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करोगे तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मेरे पास ये पेन है, अगर मैं ये बेचना चाहूंगा तो इस पे क्या लगेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या मैं ये किसी को गिफ्ट में दे दूंगा तो क्या इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, नहीं, कभी भी नहीं लगेगा। तो मतलब चैप्टर का नाम ही क्या है भैया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल होने पे लगेगा, क्या होने पे लगेगा, ये सेल होने पे लगेगा। मतलब ये अगर मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगा तो कभी भी इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शंस मैंने आपको क्या बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पहले किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। फिर ये इनेक्टमेंट कब आया, 15 मार्च 1930 को। फिर ये अपने आप एग्जिस्टेंस में कब से आ गया, 1 जुलाई 1930 से। और ये किस पे लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे। किस पे लगता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, जो एज सच मूव कर सके उस पे लगता है। मतलब वो भी कब, जब उस मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। अगर किसी को गिफ्ट में दे देंगे तो उस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। और इसमें जब भी, इस चैप्टर में आपको एक चीज बेसिक सा ध्यान देने वाली है क्या, कि जब भी आप इसमें प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ोगे ना, उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑनरशिप। उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑनरशिप। और इसमें इसका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 10 जो बात करता था किसका, एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सारे प्रेजेंट होने चाहिए। प्लस में क्या, आपको कम से कम 2 पार्टी का होना क्या है, कंपलसरी है। और कंसीडरेशंस का होना भी क्या है, कंपलसरी है। तो कैन आई से दैट कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन ये है कि बच्चों, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले अर्लियर पार्ट था किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आपको फुल फ्लेज नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट होगा हमारा। क्यों, क्योंकि हम बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये अर्लियर पार्ट किसका था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। उसके बाद ये कब आया, 15 मार्च 1930 को। एप्लीकेबिलिटी में कब आई, 1 जुलाई 1930 को। और जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो पहला चीज ही मेरे दिमाग में क्या पिक करना चाहिए कि भैया ये किस चीज का बात करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का। दूसरा, इस चीज में आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, कहीं पे भी अगर प्रॉपर्टी वर्ड लिखा होगा तो आपको समझना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऑनरशिप। दूसरा, इस चीज को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एसेंशियल आइटम जो भी थे सेक्शन 10 में, टोटल 10 के 10 आइटम होना, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, सेल्स हो पाएगा। दूसरा, 2 पार्टीज का होना जरूरी है और कंसीडरेशन का होना जरूरी है। इस पेन को मैं 100 रुपए में बेच दूं चाहे 25 रुपए में बेच दूं, ये चलेगा क्योंकि कंसीडरेशन है। लेकिन बिना कंसीडरेशन का सेल हो ही नहीं सकता, बिना कंसीडरेशंस का सेल हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है मन में कि भैया सेल करेगा कौन। और आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, चैप्टर में जैसे जैसे बुक में पढ़ाया गया है मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को कैसे पढ़ाना, जिस तरीके से आपको चीजें समझ आ जाए, जिस तरीके से चीजें आपको समझ आ जाए। मतलब मैं आपको सीरियली नहीं पढ़ाने वाला हूं, मतलब पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरे चैप्टर, लेकिन मैं सीरियली नहीं पढ़ाने वाला हूं। जैसे जैसे लिंक करेगा मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है बीकॉम में, बीकॉम में एक प्रिंसिपल्स आता है, उस प्रिंसिपल्स का क्या नाम है, नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। एक प्रिंसिपल्स है, इसका क्या नाम है, नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। इसमें बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलना चाहूं तो वही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जो उसके क्या हो, एक्चुअल ओनर है। कैन आई से दैट नो सेलर कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन हैज।
देन हिमसेल्फ हैज। इसका मतलब क्या है, आप ये चीज सोचो, हम कई ना कई बार ऐसे बार होते हैं हमारे पास कि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबिलिटी में लाते हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं होता है कि भाई हम यूज कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। जैसे मैं बोलूं आपको, जब भी आप किसी से फोन खरीदते हो तो पहला क्वेश्चन उसको क्या बोलते हो, भाई फोन बेच रहा है मेरे को, अच्छा ठीक है चल मैं दे दूंगा पैसे जितना तू बोलेगा, क्या बिल है तेरे पास, क्या बिल है तेरे पास। क्यों आप ऐसा बोलते हो, जब आप किसी की बाइक खरीद रहे होते हो तो क्यों बिल मांगते हो कि भैया बिल देना, बिल है आपके पास। इसका मतलब आप ये देखना चाह रहे हो कि भैया जिससे आप चीजें खरीद रहे हो ना, क्या वो एक्चुअल ऑनर है कि नहीं है, क्या वो इस चीज के एक्चुअल ऑनर है कि नहीं है। मतलब आप ना जाने में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूज तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जब आप फोन खरीदते हो तो सबसे पहले क्या मांगते हो कि भैया बिल है क्या आपके पास, बिल है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आप इसके एक्चुअल ऑनर हो, क्या आप इसके एक्चुअल ऑनर हो क्या। मतलब जब आप एक्चुअल ओनर होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन आई से दैट आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत बार यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है वो कौन सा प्रिंसिपल था जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो प्रिंसिपल का आप यूज करते हो। लेकिन भैया क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सेल कौन कर सकता है, जिसके पास बेटर टाइटल हो। क्या मैं बोल रहा हूं इस प्रिंसिपल में, सेल कौन कर सकता है, जिसके पास बेटर टाइटल हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मजेदार एक्सेप्शंस आपको समझना पड़ेगा। बीकॉम में एक क्वेश्चन आता सीधा सीधा, कौन कौन सेल कर सकता है, या तो वो केस स्टडी के फॉर्मेट में दे देगा या फिर आपसे पूछ लेगा इस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करो। तो इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब मैं इस प्रिंसिपल्स में क्या बताया कि सेल वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, बेटर टाइटल हो। अगर टाइटल ही फ्रॉड तरीके से तो सेल कर ही नहीं सकता। तो मतलब ना जाने हुए भी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन यूज कर रहे होते, लेकिन हमको नाम नहीं पता होता है। तो जिसमें हमारा एक्सेप्शंस पहला क्या क्या है, कौन कौन बेटर टाइटल होने के बाद सेल करेगा। लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, कौन बिना टाइटल का भी सेल कर सकता है, कौन बिना ऑनरशिप का भी सेल कर सकता है। तो टोटल यहां पे हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं अगर एक्सेप्शंस बोलूं तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कौन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। आप सोचो कहीं पे जाते हो, मैकडोनल्ड में पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कहीं पे क्या लगता है जो वहां पे पिज्जा सर्व कर रहे होते, क्या वो एक्चुअल में ऑनर होते, नहीं, वो तो ऑनर होते नहीं, वो क्या है, उनके एजेंट है। क्या वो बेचते हैं, जब वो पिज्जा बेचते हैं आप खा के आ जाते हो, इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बेटर टाइटल आपको ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या कर लिया, वहां से पिज्जा खा के आ गए। तो कैन आई से दैट सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट जो होता है वो आपको सेल कर सकता है, भले वो ऑनर नहीं है फिर भी वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। मतलब जैसे मान लो मैं यहां पे नहीं हूं, मेरे कोई स्टाफ हैं, मैं उनको बोलूं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा बुक बेच सकते हो, वो बेच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वो बुक के ऑनर तो नहीं है। ऑनर कौन है, मैं हूं। तो मतलब इस प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला एक्सेप्शंस क्या है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। क्या है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा एक्सेप्शंस क्या होता है, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको बीकॉम में पढ़ाया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब जैसे मान लो किसी का पर्स गुम हो गया और किसी बंदे को मिल गया, वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस थे कि अगर वो इनाम का पैसा ना दे रहा हो या ना दे रही हो तो वो सेल कर सकता है, या टू थर्ड या उससे ज्यादा का एक्सपेंस आ गया हो। बेसिकली ये टॉपिक हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इसलिए मैं वहां पे डीपली नहीं लेके जा रहा हूं, बस मैं इतना पढ़ा रहा हूं आपको। इस प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप तभी सेल कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, बेटर टाइटल हो, बेटर टाइटल हो, तभी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके पास बेटर टाइटल ही नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, सेल कर ही नहीं सकते हो। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहले एक्सेप्शंस मैंने आपको क्या बताया, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कैन आई से दैट कि जब मर्केंटाइल एजेंट ऑनर नहीं है फिर भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये पहला एक्सेप्शन है इस वाले प्रिंसिपल का। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स। मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या, किसी का पर्स गुम हो गया और आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, लेकिन 3-4 कंडीशंस थे, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपने ट्राई किया हो बंदे को ढूंढने का, मतलब उसमें कुछ कंडीशंस थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं पढ़ाता हूं वो वाले। नेक्स्ट एक्सेप्शंस क्या है, सेल बाय लिक्विडेटर। क्या है मेन कॉन्सेप्ट, ने अगला वाला जो एक्सेप्शंस है वो क्या है, सेल बाय लिक्विडेटर। आप सोचो क्या लिक्विडेटर किसी कंपनी का ऑनर तो नहीं होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। बेसिकली जब आप पढ़ोगे कंपनी लॉ तो उसमें एक प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना तो लिक्विडेटर को हम लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। और लिक्विडेटर क्या करती है, बेसिकली
एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को पे ऑफ करती है। तो क्या लिक्विडेटर ऑनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो मैं क्या बोलूं, इस प्रिंसिपल का क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन। तो 3 एक्सेप्शन में आपको बोलूं तो याद हो गया, पहला मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, तीसरा कौन है हमारा, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ऑनर नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेल बाय प्लेजी। अब ये सेल बाय प्लेजी क्या होता है, मैं जाता हूं किसी को, मैं बोलता हूं भाई मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दे दे और मेरा सोना रख ले इतने के बदले। अब वो मेरे को पैसे मांगना आता है, मैं पैसे दे ही नहीं रहा हूं उसको, मैं बार बार दोहराता हूं। क्या अगर मैं फ्रॉड करता हूं उसके साथ, तो क्या वो मेरा गोल्ड जो है उसके पास पड़ा वो बेच सकता है? हाँ, 110% बेच सकता है। इसका मतलब उस केस में वो क्या था, ऑनर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, बेच सकता है। मतलब इस पे ना, इस वाले प्रोविजन पे, इस वाले प्रिंसिपल पे बीकॉम वाले सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं इसके एक्सेप्शन। तो मैंने 4 पॉइंट आपको याद करा दिया, लर्न करा दिया। पहला मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, तीसरा मैंने आपको क्या बताया, सेल बाय लिक्विडेटर, चौथा मैंने क्या बताया, सेल बाय प्लेजी। नेक्स्ट आता है सेल बाय सेलर और इन पोजीशन आफ्टर सेल। मतलब क्या, मैं अगर बोलूं इस पॉइंट को आपको ऐसे समझाता हूं, पहले एग्जांपल देता हूं। ये क्या कहना चाह रहा है कि सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। इसका मतलब आप समझो, जब आप सेल कर चुके हो, मतलब आपका सामान बिक चुका है, लेकिन अभी भी आपके पोजीशन में है और आपने गलती से बेच दी, तो इस केस में आप क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन पॉइंट है। जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल के लिए, मैं दिवाली पे जाता हूं कुर्ता लाने के लिए। मेरे को अगर कुर्ता पसंद आता है, मैंने कुर्ता खरीद लिया और मैंने बोला शॉपकीपर को, भैया थोड़ी देर के लिए आप कुर्ता होल्ड कर लो, मैं आगे से आता हूं कोल्हापुरी चप्पल खरीद के पजामा पे डालने के लिए। जैसे ही मैं कोल्हापुरी चप्पल खरीदने के लिए जाता हूं और पहले ही कुर्ता वाले ने भैया दूसरे को बेच दिया कुर्ता, तो क्या भाई अब क्या गलती है उसकी, बिक गया। अब उसको अनजाने में नहीं पता था, बेचारे ने बेच दी, बहुत ज्यादा रस था, उन्होंने बेच दी। तो क्या ना से दैट ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। कैसे, मैंने क्या बोला, सेल बाय, क्या बोला, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। क्या ये सेल हो चुका था? हाँ जी भैया, सेल हो चुका था। किसके पोजीशन में था? अभी भी सेलर के ही पोजीशन में था, और सेलर ने गलती से बेच दी। सेलर ने क्या कर दिया, गलती से बेच दिया। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मैं दिवाली में गया कुर्ता खरीदने के लिए, मैंने कुर्ता पसंद कर लिया, कुर्ता खरीद लिया। मैंने शॉपकीपर को बोला, भैया आप इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने पास रखो, मैं आता हूं कोल्हापुरी चप्पल लेके। जैसे मैं चप्पल लेने आता हूं और वो कुर्ता बेच देते हैं, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेम सिमिलर सा, ये क्या कहता है, सेल बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मैं जाता हूं उसी कुर्ते वाले भैया के पास, मैं बोलता हूं भैया मेरे को ये कुर्ता दे दो, मैं जाता हूं घर, अगर घर में पसंद आ जाएगा मेरी मम्मी को तो मैं कुर्ता खरीद लूंगा। ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। ये सेल नहीं है, ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, कि भैया अगर मम्मी को पसंद आता है कुर्ता तो मैं खरीद लूंगा। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, जा एक बार दिखा के आ। जैसे ही मैं घर आया, मैं कुर्ता डालता हूं, मम्मी कहती है यार बड़ा बकवास लग रहा है, बहुत गंदा सा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन था, ये तो मैं दुकानदार के पास जाके वापसी कर दूं, लेकिन तभी क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया घर, मैंने बोला भाई यार कुर्ता खरीद के तो लेके आया, लेकिन मेरे पे जच नहीं रहा। वो कह रहा भाई एक बार मेरे को ट्राई करा दे। मैंने जैसे ही उसे ट्राई करवाया, करा भैया मजा आ गया पहन के, अब उसने खरीद लिए। भाई इस केस में मैं ऑनर नहीं हूं, ऑनर कौन था, शॉपकीपर ही था। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है। तो मैं कह सकता हूं ये भी क्या है, हमारा एक एक्सेप्शन ही है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं बोलूं, ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक आता है पॉइंट सेल बाय ऑनर, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ऑनर। मतलब क्या, जैसे मान लो मैं बोलता हूं, मैं ना किताब बेचता हूं, मैं क्या करता हूं, बुक बेचता हूं, और पार्टनरशिप पे, जैसे मान लो मैं हूं और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सूरज, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, बुक बेच रहे होते हैं। अब बताओ 50-50% के हम दोनों क्या है, बुक बेचने के लिए ऑनर है। लेकिन मैं अगर नहीं होता तो भी सूरज बेच देता है, अगर सूरज नहीं होता तो मैं भी बेच देता हूं। तो कहना है से दैट की सेल बाय वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ऑनर, इस केस में भी ये क्या है, इस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। दूसरा एक होता है इफेक्ट बाय एस्टॉपल। इफेक्ट बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, जो आपने अगर पहले बोल दिया है ना किसी से, उस चीज से आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। जो आपने एक बार स्टेटमेंट दे दी, उस चीज से आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, जैसे मान लो मैं यहां बैठा हुआ था और एक बंदा आता, मैं तो इससे आप डील कर लो ना, कोई बात नहीं, इनसे बुक खरीद लो, तो उस केस में क्या होता है, ये भी हमारा सेल माना जाएगा। तो क्या ना से दैट मैं बोलूं एक्सेप्शन वाले पॉइंट में, तो टोटल कितने एक्सेप्शन हम लोग पढ़े, टोटल हम लोग 7 एक्सेप्शन पढ़े, 8 एक्सेप्शन में बोलूं तो। पहला क्या है, जो मैंने बोला आपको, पहला बोला मैंने सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा मैंने आपको क्या बोला, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, तीसरा मैंने क्या बोला, सेल बाय लिक्विडेटर, चौथा मैंने क्या बोला आपको, सेल बाय प्लेजी। उसके बाद मैंने क्या बताया, सेल बाय क्या है हमारा, ये देखो पोजीशन जब आपके पास है, मतलब सेलर ने क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन अभी भी गुड्स का पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है। अगर गलती से उसने सेल कर दी, या फिर मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया, मतलब मैंने बायर ने क्या किया, देखो ये वाला पॉइंट,
सेल बाय बायर इन प्रोजेक्शन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मैंने अभी सेल नहीं हुआ था एक्चुअल में, मैं उसको लेके आया था कि मम्मी को अगर कुर्ता जमेगा, मतलब मैं पहनूंगा, मम्मी को अच्छा लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा। लेकिन तभी तक भाई आ गया, मैंने उनसे बेच दी, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर। ये मैंने एग्जांपल दिया अभी सूरज वाला, और इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। तो मैंने अभी आज के वीडियो में आपको यही समझा रहा हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाने का मैंने आपको क्या बताया बेसिकली। उससे पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहां पे ले गया आपको मैं, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक मैंने बताया कि बेसिकली कब का लॉ है, 1872 का लॉ है। ये 25 अप्रैल 1872 से क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ये उस साल का क्या था, 9th इनेक्टमेंट, मतलब उस साल का 9वां कानून था। और टोटल बेसिक्स में मैंने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल पार्ट जो हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो टोटल सेक्शंस कितने पढ़ने थे हमको, 1 से लेके 266 तक। उस टोटल को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 से 75 तक, फिर मैंने सेक्शन 76 से 128 तक, फिर सेक्शन 24 से लेके 238 तक, फिर सेक्शन 239 से 266 तक। तो मैंने पहले बताया आपको सेक्शन 1 से 75, फिर मैंने आपको बताया 76 से 123, फिर मैंने बताया सेक्शन 124 से 238, फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 239 से 266। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, दूसरा किसका पार्ट था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तीसरा मैंने बोला स्पेशल एक्ट, चौथा क्या था, ये हमारा पार्टनरशिप का। तो कहना है सेड एट कि हमारा ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शंस में दिखाया था प्रेजेंट करके कि अर्लियर किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इनेक्टमेंट कब आया, 15 मार्च 1930 को। कब ये अपने आप एग्जिस्टेंस में आते हैं, मतलब एप्लीकेबिलिटी कब से हुई, 1 जुलाई 1930 से। और जब भी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हम जो डीलिंग करेंगे इसमें किसका करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट मैंने बताया कि जब भी आप प्रॉपर्टी वर्ड सुनोगे, आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर करना चाहिए क्या, ऑनरशिप। और फिर आता है क्या हमारा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्रेजेंट होने चाहिए, 2 पार्टीज होना चाहिए, कंसीडरेशंस होना चाहिए। और फिर मैंने लास्ट आपको बताया निमोडेट क्वाड नॉन हैबिट। निमोडेट क्वाड नॉन हैबिट में आपको बताया क्या, ट्रांसफर वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, बेटर टाइटल हो। जिसके पास बेटर टाइटल हो वही क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मैंने एग्जांपल में आपको क्या बताया, बेसिकली हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कई बार फॉलो कर रहे होते, लेकिन हमको आइडिया नहीं होता। भाई फोन खरीदना है, बिल है तेरे पास, ये क्या है, वही वाला प्रोविजन है, वही वाला प्रिंसिपल से, लेकिन मेरे को पता नहीं होता है, या इंसान को पता नहीं होता कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना जानते हुए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आता है इसमें मैंने आपको टोटल 8 एक्सेप्शंस बताया। मैंने आपको फटाफट बताया अभी क्या क्या, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, फिर मैंने बताया सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, फिर मैंने बताया सेल बाय लिक्विडेटर, सेल बाय प्लेजी, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर मैंने क्या बताया, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, मतलब क्या, जब सेलर ने सेल कर दिया लेकिन अभी भी गुड्स उसके पोजीशन में और उसने गलती से बेच दी, ये वाला पॉइंट भी मैंने करा दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये वाला पॉइंट देखो, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर। फिर मैंने ये बताया आपको सेल बाय द बायर इन पोजीशन आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल और इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर मैंने आपको एक प्रिंसिपल्स पढ़ाया। लगभग बीकॉम में ऐसे करके टोटल हमको पढ़ने हैं 22 क्वेश्चंस, नहीं 22 से 24 क्वेश्चंस पढ़ने हैं हमको बीकॉम में, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिया। पहला इंट्रोडक्शन बता दिया आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्यों इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से थोड़ा सा लिंक कर रहा था, इसकी वजह से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अगले पार्ट में।